हाय दोस्तों, मेरा नाम है करण वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे शो पर जहां पर हम बात करेंगे टीवी और फिल्म की दुनिया के कई जाने माने चेहरों से और उनसे जानेंगे कि उनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और अब तक का सफ़र कैसा रहा। दोस्तों, आज जो हस्ती हमारे साथ हैं उनसे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उनके अभिनीत किरदारों पर। नमस्कार नमस्कार। अरे काय की मेहनत, ये रुक्मिणी बाई के पास ना सब थकेले लड़के हैं। मीनाक्षी जी, माफ करना और सजा देना ये कानून का डिपार्टमेंट है। हम तो बस सच के सिपाही है। असं कळलं की तुमचे आणि कामिनीचे खूप जवळचे संबंध हैं। इसे क्या हुआ है? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। सफ़र की शुरुआत तो हुई थी 2007 में, जब मैं बैंक का जॉब छोड़कर इसमें आया था। पर बहुत कम लोगों को पता है कि मैं एक्टर नहीं था, मैं डायरेक्टर था। ओके। और मैं इंटर कॉलेजिएट प्लेस में डायरेक्ट करता था। मैं इप्टा का विनर हूँ, भारतीय विद्या भवन का विनर हूँ, यूनिवर्सिटी विनर हूँ। और ये सब करते करते 2004 में एक ऐसा हादसा हुआ था कि मैं बोरीवली में रहने आया था जी। और हमारा एक ग्रुप था जो एक प्ले कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पे उनका एक एक्टर बीमार पड़ गया। तो उन्होंने सबने रिक्वेस्ट की कि ये रोल तू कर ले। तो मैंने कहा था छोटा रोल है तो करूँगा। तो बोला हाँ बहुत छोटा है। बोला ठीक है कर लूँगा, लेकिन वो था बहुत बड़ा रोल। जी। मराठी में वो मेरा पहला प्ले परफॉर्म किया था मैंने, लेकिन उस प्ले ने मुझे एक पहचान दी कि वो 6 जगह पे फर्स्ट आया और 6 जगह पे मुझे बेस्ट एक्टर मिला। तो अभी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि इतने साल मैंने एक्टिंग ही नहीं की थी कभी। तो फिर लोग पूछने लगे कि मराठी सीरियल्स के लिए कि करेगा क्या करेगा, लेकिन बैंक का जॉब था तो मैंने छोड़ो नहीं। लेकिन अगले साल फिर पूछताछ हुई तो फिर थोड़ा घर पे डिस्कशन किया फैमिली के साथ। वही मैं आपसे पूछना चाहता था कि एक बैंकर का जॉब और एक एक्टिंग का, दोनों अलग अलग करियर है, तो फैमिली का कुछ बॉन्डेशन को कुछ ऑब्लिगेशन नहीं हुआ इसमें? नहीं, हर किसी के साथ जैसे होता है वैसे थोड़ी बहुत तो हुई थी, लेकिन उनको पता था कि मैं कितना पैशनेटली थिएटर करता था। तो और उनको मैंने ये भी बताया था कि 2 साल दे दो मुझे, मैंने ज़िंदगी के 36 साल तुम्हें दिए तो 2 साल तो मुझे दे दो कम से कम। अगर 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो बैंक का जॉब है ही फिर से। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 साल में बहुत कुछ हो गया था, आपने बहुत कुछ अचीव कर दिया। सर, आप अब तक क्राइम पेट्रोल के कम से कम नहीं तो 220 एपिसोड कर चुके हैं और आपके काम को बहुत लोगों ने सराहा है, बहुत लोगों ने पसंद किया है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में मैं सिर्फ एक इंसिडेंस बताऊंगा। मैं पिछले साल विद फैमिली कश्मीर गया हुआ था घूमने के लिए, और कश्मीर में उसी वक्त बाढ़ आ गई थी और हम लोग बुरी तरह फंस गए थे। लेकिन ये क्राइम पेट्रोल का शो था जिसकी वजह से मुझे मेरी बेटी को खाना मिला था, क्योंकि लोग मुझे पहचानते थे, फ़ोटो खींचने के लिए आते थे। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा किया था कि अगर फ़ोटो खींचने तो मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दो जो मुझे बेटी को देना है। और हम लोग 7 दिन वहाँ अटके थे। फिर कुछ बिहार के लोग थे, लड़के थे, वो घूमने आए थे। उन्होंने मुझे पहचाना था और कहा था कि अरे सर आप वो क्राइम पेट्रोल वाले हैं ना? बोला हाँ, और बेटी भी है और भाभी जी भी है। बोला हाँ, मतलब खाने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसका। तो ये लोग हर सुबह जंगल में जाते थे, जंगल से सेब अमृत ये तोड़ के लाते थे और मुझे देते थे 6-7 ये सर ये लीजिए आप बेटी को दे दो। तो ये मुझे क्राइम पेट्रोल से मिला। क्राइम पेट्रोल से कितना पैसा मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मिला कि इस शो की वजह से मैं मेरी फैमिली को बचा सका। क्राइम पेट्रोल डेफिनेटली कि पूरे इंडिया में देखा जाता है और मेरा भी फेवरेट है और आपका किरदार भी मेरा फेवरेट है, मैं आपको बता दूं। तो अगर क्राइम पेट्रोल की बात चली सर, मैं जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी ऐसे 2010 में। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि क्राइम पेट्रोल नाम का एक शो आता है जहाँ ऑडिशन चल रही है, मराठी कॉप चाहिए उन्हें। तो मैं बोला ठीक है यार, क्या वो कौन सा शो, फिर हिंदी वाला है, मैंने कभी हिंदी किया नहीं था। और एक शो मैंने बहुत पहले किया था हिंदी का जिसके मुझे पैसे नहीं मिले थे, तो मुझे वो बहुत ख़राब अनुभव था। वो भी मैंने एपिसोड ही किया था। तो मैं बोला नहीं यार वो पैसे वैसे नहीं मिलते उसके, तो मैं गया नहीं 2 दिन। तीसरे दिन फिर से उसका फ़ोन है, यार तू गया नहीं?
बोला अरे नहीं यार कंटाल आ गया, वो पैसे नहीं देते। वो था नहीं, ये ऑप्टिमिस्टिक बड़ा प्रोडक्शन है, ये पैसे देते हैं। आपने सोचा इसका भी नहीं मिलेगा? इसका भी नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं नहीं गया था। फिर मैं ऑडिशन के लिए वहाँ पहुँचा तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे हैरी परमार और प्रत्युष शाह, उन्होंने मुझे मुंबई मेरी जान फिल्म में देखा था तो मुझे पहचाना, अरे आप वो मुंबई मेरी जान में थे। मैं बोला हाँ। तो फिर ऑडिशन क्या लेना सर, ये डेट्स है, बाकी आप बता दो। और वो मैंने 3 एपिसोड किए थे तभी, सीजन 3 के, क्राइम पेट्रोल सीजन 3। और उस वक्त क्या होता था कि 34 एपिसोड्स के बाद सीरियल ऑफ एयर होता था, फिर 3-4 महीने के बाद फिर शुरू होता था। तो सीजन 4 शुरू हुआ 2011 में, जो क्राइम पेट्रोल 10 तक के नाम से आया था, और उसका टीआरपी दिन ब दिन बढ़ता गया। तो वो शो अभी तक चल रहा है 2011 से लेके 2015 तक। मुंबई मेरी जान में आपका परेश रावल जी के साथ कैरेक्टर था पुलिस वाले का। वो मेरी पहली फिल्म थी, तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे लिए वो एक्टिंग वर्कशॉप था कि परेश जी को सामने परफॉर्म करते देखना, उनकी सिंसियरिटी, मतलब उनका एक सेंड ऑफ वाला सीन है, वो 5 पेज का सीन है और उनको ही बोलना था। तो जब हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया था तो मैं बोला बाप रे बाप, 5 पेज का सीन है, कब करेंगे इतना सब। लेकिन निशिकांत कामत डायरेक्टर था, वो जहाँ से बोलता था कि हाँ परेश जी वो लाइन से, और परेश जी शुरू हो जाते थे। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट, मतलब डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क। वो भी इतने, ये स्टेज पर आने के बाद अगर परेश जी चाहते तो बोलते नहीं यार तो बोर्ड लेके स्लेट लेके खड़े रहो, या किसी को बोलते थे प्रॉम्प्टिंग करो। तो ये कुछ मेरे नसीब से कुछ मेरे करियर की शुरुआत जब हुई थी तो मराठी सीरियल से, उस वक्त भी जो को एक्टर्स थे डॉक्टर गिरीश ओक, स्वाति चिटनीस, वंदना गुप्ते, ये सारे सिंसियर एक्टर्स थे। जी जी। तो जिन्होंने मुझे सीखने को मिला था। और 10 दिन परेश जी के साथ, मतलब वो अगेन इट्स अ वर्कशॉप फॉर मी। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि थिएटर, जैसे एक्टिंग के लिए कहा जाता है कि अगर आपको आप एक बेहतरीन एक्टर हैं तो आप थिएटर बैकग्राउंड से हैं, तो आप इस बात को कहाँ किस हद तक मानते हैं? 1000% मानूंगा मैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप थिएटर में आप एक किरदार जब करते हैं तो आपके आसपास और 5-6 लोग भी रहते हैं। ड्रामा की रिहर्सल होती है, आपका डायरेक्टर होता है जो आपको एक कैरेक्टर बताता है कि आपको ये करना है। किसी और को कहता है कि नहीं तुम ये करना क्योंकि तुम ऐसे हो, कोई और रहता है उसको बताता है तुम ऐसे हो। तो एट ए टाइम वो एक आदमी 6 कैरेक्टर की स्टडी करता है। ऐसे अगर उसने 10 प्ले किए तो 60 कैरेक्टर्स वो स्टडी करता है। थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है। थिएटर ज़रूरी है मेरे लिए, तो यही कहूँगा कि थिएटर किया है तो फिर बाकी करने की ज़रूरत नहीं है फिर। अच्छा सर, आप एक पुलिस वाले के किरदार में आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, आपकी भी कुछ इच्छा होगी बीइंग एन एक्टर कि आप ये किरदार करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ आपने सोचा हुआ है कि? मैंने नहीं सोचा, क्योंकि जब मैं प्लेस करता था तो 1 एक्ट प्लेस में जब करता था तो मैंने मोर देन 2500 1 एक्ट डायरेक्ट किए हैं इन 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और गुजराती, ये 5 लैंग्वेज मुझे आती है। तो इतना सब करने के बाद मेरे लिए तो सारे कैरेक्टर्स किए हुए थे। कुछ मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ, मतलब मेरा ये मानना है कि आप मुझे कोई भी कैरेक्टर दो, मैं उसे अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। कि फिल्म हो, नाटक हो या कुछ भी हो, वो खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि अरे हाँ ये भी था, ऐसा नहीं अरे क्या किया है इसने। अगर ऑडियंस की ये प्रशंसा मिल जाती है वो भी काफ़ी हो जाता है। बहुत खूब सर। अच्छा सर, डायरेक्शन में आप रह चुके हैं, तो क्या ऐसा कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्यूचर में है? फिल्म करूँगा, यस करूँगा डेफिनेटली। स्क्रिप्ट वगैरह उसकी? स्क्रिप्ट रेडी है, सब कुछ है, सिर्फ जरा अभी एक्टिंग की दुकान अच्छी चल रही है तो वो छोड़ के मैं डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा। तो डायरेक्शन का आपका फ्यूचर प्लान 100% है? 100%। तो मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या कुछ? हम अभी 3 फिल्में नहीं तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन रिलीज पे मेरी और 2-3 फिल्में हैं। एक में मैंने एक फिल्म है अनवांटेड करके, मराठी फिल्म है। उसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स है, मतलब एक हीरो एक हीरोइन। अभी तो वो मैं हूँ और अरे वाह। लड़की है स्मिता गोंदकर, मराठी की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। फिल्म में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मतलब वो फिल्म आप समझ सकते हैं क्या होगा। और एक कचरू नाम की एक फिल्म आ रही है, कचरू, इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ नासिक। सर आप बहुत से लोगों के आइडल बन चुके हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग आपके काम को पसंद करते हैं। कुछ स्ट्रगलर या फिर कुछ लोगों के लिए जो लोग आपको पसंद करते हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहिए? दोस्तों मैं तो इससे यही कहूँगा कि टैलेंट सबके पास होता है। जैसे मैं एज अ
ड्रामा इंस्ट्रक्टर था, मैं सिखाता था लोगों को एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्टिंग, लाइटिंग, म्यूजिक, ये सब सिखाता था। तो भारतीय विद्या भवन या पराग विजयदत्त एकेडमी में 30 से 40 स्टूडेंट होते थे हर साल वहाँ पर। लेकिन मैं सबको यही बोलता था कि एक्टिंग करने आए हो तो कॉन्सेंट्रेट करो, पेशेंस रखो, और सबके पास वो टैलेंट नहीं होता है। डायरेक्टर ये नहीं, गॉड होता नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है आप। सर मेरे जहन में एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मराठी सिनेमा के जो एक्टर्स हैं स्पेसिफिकली जो केवल मराठी सिनेमा करते हैं, वो हिंदी फिल्मों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, ऐसा कुछ है क्या? मराठी फिल्म में जो एक्टर्स होते हैं बेसिकली वो सब थिएटर से है। मराठी इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है, यहाँ एक दूसरे को हर कोई जानता है, पहचानता है, दोस्त ही राइटर बना है, डायरेक्टर बना है, कैमरामैन बना है, ऐसी इंडस्ट्री है। और यहाँ सबके पास इतना काम है। दूसरी बात, आप यहाँ अगर मैं हीरो का रोल कर रहा हूँ तो वहाँ जाके मैं नौकर का रोल क्यों करूँ? दूसरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा हिंदी फिल्मों का। मैंने 1-2 फिल्में की है लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुई अभी तक। लेकिन मुझे एक रोल बताया गया था, ये सब होगा, ये सब होगा, और ये जब मैं फिल्म के डबिंग के लिए गया तो मेरी सिर्फ 2 लाइन बची थी। मैं बोला, ये बाकी सीन कहाँ गए? सर वो एडिट हो गया। तो वो बुरा लगता है आपको? हाँ, तो बुरा लगता है। फिर होता है ना कि अरे फिर मैं क्यों गया, क्यों की थी मैंने फिल्म। पैसे मिलते हैं लेकिन वो तो फिर मराठी में भी मिलता है। सेटिस्फैक्शन रोल का ही होता है कि अगर अब मैंने कुछ काम किया, वो आगे आएगा सामने तो मुझे 2 काम और मिलेंगे, इसके लिए तो करते हैं। मराठी में ये जनरली नहीं होता है कि आपको बताया गया तो एटलीस्ट उतना काम तो रहता ही है। हाँ, 1-8 सीन एडिट होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हिंदी में तो 8-8, 10-10 सीन उड़ जाते हैं, आपके दिखते ही नहीं हो आप। इस बात के लिए थोड़ा हाँ, तो वो थोड़ा फिर होता है कि नहीं, उससे अच्छा ये हमारा एक जोन है जिसमें सेफ है, करते रहेंगे उसमें। काफ़ी ऐसी मराठी फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा हिट गई। अभी आई थिंक लास्ट एक मूवी आई थी लय भारी करके। लय भारी, उसमें था मैं, लय भारी में। अच्छा, आप उसमें थे। एक नाना पाटेकर जी की मूवी आई थी, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे। बेहतरीन मूवी है। मराठी सिनेमा तो बहुत अभी जो मैं 3 फिल्म कर रहा हूँ उसमें भी 3 मैं विलन कर रहा हूँ, लेकिन तीनों के सब्जेक्ट ही अलग अलग है। मतलब ऐसे सब्जेक्ट अभी तक नहीं आए हैं जी। तो अच्छा लगता है कि जैसे मैंने अनवांटेड फिल्म की, उसका सब्जेक्ट भी अलग है, जो कसरू की है उसका सब्जेक्ट भी अलग है। तो मराठी में सब्जेक्ट हीरो होता है। अच्छा सर, मराठी सिनेमा को ये शायद आपको भी लगता होगा या फिर आपको पता होगा, ये मराठी जो फिल्में होती हैं उनको मल्टीप्लेक्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ऐसा मल्टीप्लेक्स नहीं मिलते हैं, एटलीस्ट मुंबई में तो मिलना, महाराष्ट्र में तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का GR भी है लेकिन नहीं मिलते। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। मराठी के लिए स्वप्नील जोशी की फिल्म लगी थी और थाना के मल्टीप्लेक्स में वो देखने के लिए गया तो पता चला कि हाउसफुल है। तो वो देखने गया कि अरे चलो हाउसफुल है। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि शो कैंसिल है। तो उसने पूछा क्यों, तो बोला ऑडियंस नहीं आ रही। वो होता ऐसे है कि एक अगर कोई जाता है तो उसको बोलते हैं शो कैंसिल हो गया, फिर दूसरा जाता है शो कैंसिल, ऐसे 10 लोग जाते हैं। ये लोग पहले से ही शो कैंसिल कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि एक तो 100 रुपये की टिकट है, मराठी ऑडियंस जो जाएगा वो वहाँ जाने के बाद पॉपकॉर्न, समोसा और ये सब नहीं खरीदेगा, जो उनका मेन बिजनेस है मल्टीप्लेक्स वालों का। तो उसके बजाय एक हिंदी का शो लगा दो, तो जो आएगा एटलीस्ट वो 200 रुपये की, 300 रुपये की टिकट खरीदेगा, 500 रुपये का खाना खाएगा, वो हमारा धंधा करेगा। वो बिल्कुल कमर्शियल उनके हैं पॉइंट्स। और जो एक टैलेंट बेस पे मूवी बनाई उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को GR निकालने के बावजूद अगर कुछ नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, हर एक कोशिश कर रहे हैं। अभी जो मराठी सेंसर बोर्ड के लोग हैं या मराठी जो जैसे यहाँ सिंटा है हिंदी में, वैसे मराठी में भी एक एसोसिएशन है, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर कि ये प्रॉब्लम सबको ही हो रही है। जैसे सुपर प्लान जब रिलीज हुई थी तो मल्टीप्लेक्स मिले ही नहीं। ये बात है। हाँ, सारे सिंगर्स के थिएटर लेकर कैसे बिजनेस करेंगे। और अगर शो देते भी है वो तो ऐसा देते हैं कि दोपहर 1 बजे या रात को 10 बजे। दोपहर 1 बजे कोई नहीं जाएगा, वो तो नाम के लिए लगा दिया बस। क्योंकि मराठी ऑडियंस काफ़ी नौकरी करने वाला क्लास है। जी। तो सोमवार को नहीं जाएगा 1 बजे, ना रात को 10 बजे जाएगा, देख ले। चलिए सर, आपने इतनी सारी बातें हमसे दिल खोल कर करी, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे साथ एक बेहतरीन कलाकार राजेंद्र शिशतकर जी,
और हम अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसी किसी जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्या फिल्म।